हाँ, तो ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं इस टॉपिक में एंड हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस भी अभी सॉल्व कर चुके हैं, बट अभी तक हमने मॉडरेट लेवल क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अभी आज एक हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिसमें बड़ी सी कॉस्ट शीट रहेगी, मल्टीपल एडजस्टमेंट रहेंगे। तो लेंदी प्रॉब्लम्स का क्या है, लेंदी प्रॉब्लम्स का एक ये प्रॉब्लम होता है कि आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर आपको वो आपका एक भी एडजस्टमेंट मिस हुआ तो आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको उस चीज़ में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो आज हम एक लेंदी क्वेश्चन भी करेंगे और एक हम लोग केस सिनेरियो बेस्ड भी करेंगे कि सिचुएशन बेस्ड होता है, जहाँ पे हमको दिया जाएगा कि अगर ये दो अलग अलग सिचुएशन होती है तो कौन सा हमारे लिए बेटर सिचुएशन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करते हुए चलेंगे, बट पहले हमने कल होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 11, 10, 11। ठीक है, ये भी आपका किस में था, होमवर्क में था, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपका होमवर्क में था। ठीक है, तो अब इसमें क्या था, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या था, क्या बोलते हैं, आपका जो भी मेन बेसिक था, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो तो आप आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ इश्यूज आया होगा। अगर आपको आया है तो मेरे को आप मैसेज करके कर दो या भी कमेंट कर दो कि आपको कुछ अगर इश्यूज आया तो क्वेश्चन नंबर 7 और 11 में। बाकी नंबर्स सारे एडजस्टमेंट सिमिलर्स हैं, बस थोड़े नंबर्स ही अलग है, कोई नया एडजस्टमेंट्स है नहीं डिस्कस करने के लिए। तो अगर आपको प्रॉब्लम आई होगी तो अपने बता दो, विल डिस्कस दैट। बट अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़े बहुत नए एडजस्टमेंट्स रहेंगे जो आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक बार ब्रीफली डिस्कस करेंगे, सॉल्व देख लेते हैं, अगर ज़्यादा इशू लगा तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में होमवर्क क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 22। ओके, द फर्स्ट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये ओपनिंग स्टॉक आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या है, सेकंड क्या है हमारे पास, रॉ मटेरियल परचेस्ड, रॉ मटेरियल परचेस्ड 2,80,000, ये भी आपका वन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिकॉल कर रहे हैं, नंबरिंग कैसे करना है, 1 2 3 4 5 5 WIP तक हमको नंबरिंग करना है, ताकि हमारा शुरू का स्टार्ट जो क्वेश्चन का हो वो काफी बेटर हो सके इस चीज में। ठीक है, एक फ्लो रहेगा एंड कोई भी एडजस्टमेंट हमारी क्या नहीं होगी, मिस नहीं होगी। ठीक है, तो सेकेंड आता है फिर आता है वेजेस, वेजेस इज नंबर 2। ठीक है, और फिर आता है डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट विच इज 15,000। डिप्रिसिएशन अगेन कौन सा होता है, हमारा फोर्थ लाइन आइटम होता है विच इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, फिर एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक्स, तो ये तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में होता है, कोई मार्किंग नहीं रहेगा। लीज रेंट ऑन प्रोडक्शन एसेट्स, ये भी 4 रहेगा। ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, बट ये इसमें क्या एडजस्टमेंट है, प्रोडक्शन है, विच मीन्स ये कहाँ पे जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होगा। ठीक है, expenses paid for pollution control and engineering and maintenance 1000। ठीक है, ओके, देन आता है आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30th, तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका, फिर से अगेन ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नंबरिंग करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन बीइंग, हाँ, रीजन बीइंग कि हमारा यही देखो आगे पीछे हो जाता है, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या ऊपर भी दिया हुआ है, नीचे का भी एक पॉइंट दिया हुआ है, तो मान लो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो मिस कर जाते हो तो आपको आंसर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, देन इज प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट, ये अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएगा, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएगा। पैकेजिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है मतलब फिनिश गुड्स ऑलरेडी बन चुका है, प्राइमरी पैकिंग हो गई है, उसके बाद जो पैकेजिंग हो रही है, जैसे होता है ना अमेजोन में क्या होता है, डिलीवर करने से पहले एक ब्राउन बॉक्स में पैकेज करके देन आपको डिलीवर करता है, तो दैट वो बॉक्स जो होता है वो होता है आपका पैकेजिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल कस्टमर्स को पहुंचाने के लिए एक सेफ्टी ऊपर का सेफ्टी बना के देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आता है, ना कि प्राइमरी पैकेजिंग में। फिर अगेन एडवर्टाइजमेंट एंड एक्सपेंसेस, ये भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, ये भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद, ठीक है, और ये पोल्यूशन कंट्रोल चेक एक्टिविटीज़ हो गए आपके, ठीक है, एंड ये आपका पोल्यूशन वाला भी हो जाएगा, ठीक है, कूल। देन स्टॉक कितना है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑन 1 अप्रैल 22 इज 200 यूनिट्स हैविंग अ टोटल कॉस्ट ऑफ 28। तो यहाँ पे अभी तक रॉ मटेरियल दिया हुआ था, अभी हम लोग को फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ था, अभी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट दे रहे हैं, विच इज 200 यूनिट्स हैविंग 28,000। द एंटायर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। फिर आ रहा है प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ वॉज 3,000 यूनिट्स, ओके, and the closing stock of finished goods was 400 units. You're required to prepare cost sheet for the above following cost of raw material, prime cost, factory cost, ये पूरे cost sheets के line item है. Calculate selling price per unit if the sales is made at a profit of 20% on sales. तो ये कब पूछा गया था, रेफरेंस अगेन प्रीवियस ईयर May 22, ठीक है, May 22 एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका क्या हो गया, इसका रेलेवेंस क्या हो जाता है, इसका रेलेवेंस बढ़ जाता है, ठीक है। अब अगर आपने नोटबुक नहीं खोला होगा तो आप नोटबुक खोलो, इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन 10। ठीक है, तो देन विल राइट डाउन पर्टिकुलर्स एंड यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, देन विल सॉल्व। फर्स्ट इज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, तो इस पे विल हैव वर्किंग नोट 1। तो अगेन फॉलोइंग द सेम फॉर्मेट, फर्स्ट पेज जो आपका रहेगा वो पूरा कॉस्ट शीट आ जाएगा, सेकंड पेज जो आपका उसमें वर्किंग नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट 1, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओपनिंग स्टॉक, सेकेंड परचेजेस, थर्ड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब इस पे डायरेक्टली हम लोग मेंशन कर देंगे। तो फर्स्ट क्या था, ओपनिंग स्टॉक वाज 10,000, रॉ मटेरियल परचेज वाज 2,80,000, देन कोई पॉइंट वन है क्या, देन कोई पॉइंट वन है, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक है 40,000, तो 10,000, 280 एंड लास्ट वाला कितना है 40, 10,000। परचेजेस हमने कितना किया 2,80,000, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना आया, क्लोजिंग स्टॉक हमारा था 40,000। तो यहाँ पे परचेजेस ऐड हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा क्लोजिंग, तो दिस बिकम्स 290, 290 minus 40, this becomes 2,50,000. This is raw material consumed, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,50,000, गॉट इट।
अब आते हैं डायरेक्ट वेजेस, सेकंड क्या था, फिर हमारा क्या था, अगर हमने याद करें डायरेक्ट 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 विच इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस एंड थर्ड वाज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, या पहले से ही लिख सकते हो डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, एंड देन यहाँ पे आपने लिख दिया क्या, प्राइम कॉस्ट। तो वेजेस में अब देखो पॉइंट टू, ये फायदा होता है अगर आप मार्क करते हुए चलोगे अपने क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पे अब आपको पूरा क्वेश्चन फिर से नहीं पढ़ना है, अब आपको पता है कि आपको क्या ढूंढना है, टू ढूंढना है। तो टू कहाँ पे, टू सिर्फ एक जगह पे है विच इज 70,000, उसके बाद टू कहीं पे है, द आंसर इज नो। तो इससे क्या होता है, आपको क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा टाइम लगेगा बट एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो उसके बाद आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन व्हाट, 70,000 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और कुछ थ्री है हमारे पास, द आंसर इज नो, हमारे पास कुछ भी थ्री नहीं है इसमें, तो थ्री क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा यहाँ पे 3,20,000। करेक्ट। इसके बाद हमारा फोर्थ में क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारा यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में वी हैव पोल्यूशन और एक लीज रेंट का है। ठीक है, और कोई फोर है क्या, द आंसर इज हाँ, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ठीक है, इसमें आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि दो चीजें होती है, एक हम लोग हायर जब करते हैं, हायरिंग ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, तो वो हमारा कहाँ पे आ जाता है, हायरिंग ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है। बट प्लांट वाला जो है, प्लांट लीज रेंट वाला प्रोडक्शन प्लांट है, वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स में आता है। तो इसमें ना एक डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है, तो फर्स्ट थिंग है, ठीक है, इक्विपमेंट और मशीनरी में, मशीन। ठीक है, तो पहले मशीनरी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मशीनरी में कि दो तरीके के मशीन हो सकते हैं, इधर यू कैन ओन और यू कैन रेंट, है ना। ये क्या है, प्रोडक्शन के लिए मशीन्स। ठीक है, प्रोडक्शन के मशीन्स जो होते हैं, या तो आप ओन कर सकते हो या तो आप क्या कर सकते हो, रेंट कर सकते हो। करेक्ट। अगर आप ओन करते हो तो उस मशीन में क्या आ जाएगा, आपका डेप्रिसिएशन, ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाता है। अगर आप रेंट करते हो तो आपको क्या डेप्रिसिएशन आएगा, द आंसर इज नो। बट इसका एडजस्टमेंट क्या सिमिलर होना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स में अगर हम लोग ओन कर रहे हैं तो हम लोग पूरा डेप्रिसिएशन लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में, अगर हम लोग रेंट पे कर रहे हैं तो क्या होगा, ये भी सिमिलर होना चाहिए, यहाँ पे भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही आना चाहिए। ठीक है, करेक्ट, यहाँ पे भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में, क्योंकि हम लोग मशीन ओन कर रहे हैं तो उसका खर्चा भी डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, पूरा खर्चा एक साथ नहीं डाल सकते, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन डालते हैं। डेप्रिसिएशन कहाँ पे डालते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर हम लोग रेंट दे रहे हैं तो उसका क्या डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, उसका क्या रेंट आएगा। रेंट कहाँ पे डालना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालना है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इक्विपमेंट्स के केस में व्हाई इज द डिफरेंट ट्रीटमेंट। इक्विपमेंट के केस में अगर हम लोग हायर करें कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट तो वो कहां पे जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है ना, मशीनरी जो है, तो मशीनरी हम लोग जनरल टर्म्स में यूज करते हैं। ठीक है, कि मल्टीपल प्रोडक्शंस के लिए भी यूज हो सकता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो सकता है, मल्टीपल जॉब्स के लिए यूज होता है। बट अगर इक्विपमेंट की बात होती है तो इक्विपमेंट इज अ स्मॉल स्केल, मतलब छोटा सा इक्विपमेंट होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि इक्विपमेंट बहुत बड़ा होगा, हमेशा कॉस्ट मशीनरी की बहुत ज्यादा होती है, इक्विपमेंट की कॉस्ट हमेशा छोटी होती है। ठीक है, एसेसरीज की कॉस्ट हमेशा छोटी होती है। फोन आपका कितने का है, 50,000 का आएगा, बट आपका एयरबड्स जो आएंगे, एसेसरीज जो आएगा, चार्जर जो आएगा, चार्जर कितने का आएगा, 1,000 रुपीज का आएगा। या आपका एयरपोर्ट्स कितने का आएगा, अगर आप एंड्रॉयड वगैरह में लेते हो, बाकी के लेते हो, तो 2 to 4,000 में आ जाता है। तो दैट इज द थिंग, वो इक्विपमेंट्स एसेसरीज है, जो आपका मेन मशीनरी है वो ऑलवेज एक्सपेंसिव है, तो वो हमेशा ओवरहेड्स में जाएगा, इनडायरेक्ट मतलब मल्टीपल यूज में जाएगा। इक्विपमेंट क्या होता है, इक्विपमेंट बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए लाया जाता है। ठीक है, तो वो कोई स्पेसिफिक जॉब
या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए हायर किया जाता है, एंड वो भी शॉर्ट टर्म में, तो इसलिए उसको कहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंड ना कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ठीक है, तो ये हमेशा रहेगा कि हम लोग, तो ये क्लैरिटी आ गई, इक्विपमेंट को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों डालते हैं, मशीनरी को फैक्ट्री ओवरहेड्स में। करेक्ट। कूल। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स हम कैलकुलेट कर रहे थे। करेक्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, लीज रेंट आ जाएगा, एंड पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन, लीज रेंट, एंड आपका थर्ड क्या आ जाएगा, लीज रेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना 15,000, लीज रेंट कितना 10,000, एंड आपका पोल्यूशन कंट्रोल कितना 1,000। तो दिस इज 26,000। ठीक है, 26,000। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 346। दिस इज आपका, इसमें WIP एडजस्टमेंट है नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ये क्या आ जाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद अगर हमको कोई एडजस्टमेंट करना है तो वो क्या रहेगा हमारा, याद करो, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, फिर क्या था, फैक्ट्री, WIP एंड एडमिन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है क्या रिलेटेड टू प्रोडक्शन, द आंसर इज यस, एडमिन ओवरहेड्स है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट है, एंड ये दोनों ही है। करेक्ट, बाकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। ग्रेट, तो ये आपका 15,000 आ जाएगा, एंड आपका 8,000। ठीक है, ये आपका आएगा प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट। ठीक है, एंड देन सेकंड क्या आ जाएगा आपका, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स। ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट कितना है इसमें 8,000, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना है ये 8,000, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इज 15,000। कल मैंने एक पॉइंट लिखा था यहाँ पे, क्या पॉइंट लिखाया था कि R&D का भी एक्सपेंस है, R&D एक्सपेंस कितने कितने हैं 5,000। ठीक है, R&D एक्सपेंस ये क्वेश्चन में मिसिंग है, तो ये आप क्वेश्चन में ऐड कर लो कि R&D एक्सपेंस 5,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 5,000। ठीक है, उसके बाद और कोई खर्चा हमारा, हाँ उसके बाद करेक्ट एक ये है एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी चेक एक्टिविटीज। तो क्वालिटी चेक एक्टिविटीज भी हमारा कहाँ पे फॉल कर जाता है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फॉल कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्वालिटी चेक, क्वालिटी चेक, ये हमारा कितना अमाउंट है, हमारा अमाउंट है इसमें 4,000। ठीक है, यहाँ पे 4,000, तो दिस बिकम्स 20,000, 28 एंड 32,000, है ना 32,000। तो दिस गिव्स अस टोटल ऑफ व्हाट, दिस गिव्स अस टोटल ऑफ 346 प्लस 32,000 विच इज 378। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें हमको ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है क्या, द आंसर इज यस, ओपनिंग
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, 200 यूनिट्स है एंड 28,000 है, एंड ड्यूरिंग द मंथ प्रोडक्शन इतने का था, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना था, 400 यूनिट्स, ठीक है। विच मीन्स जो हमारा 400 यूनिट्स है, जो करेंट 400 यूनिट्स है, तो वो हमारे करेंट मंथ में जो भी हमारा यूनिट्स बना होगा उसका यूनिट्स हमारा टोटल क्लोजिंग स्टॉक में, बिकॉज ओपनिंग का जो आया था वो क्या बोल रहा है, वो तो पूरा बिक गया। अब जो भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो क्या होगा, ड्यूरिंग द मंथ प्रोडक्शन हुआ होगा उसी का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक में हम लोग लिख देंगे कितना, ठीक है, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ पे वर्किंग नोट 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 28,000 आ जाएगा एंड वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 में क्या आ जाएगा, वर्किंग नोट 2 में आ जाएगा वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स में हम लोग को क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ है हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा हमने क्या रखा है कि वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स हमेशा किस में कैलकुलेट होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमेशा फिनिश गुड्स जो होगा वो हम किस में कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग जितना भी प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ है उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं कि हमारा फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना होगा, ठीक है, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना होगा। तो ये हो गया आपका 3 लाख, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, 3,78,000, करेक्ट, 3,78,000, ठीक है। क्लोजिंग यूनिट्स कितना है हमारा, 400, और प्रोडक्शन हमारा कितने हुआ है, जो प्रोडक्शन हुआ है वो हमारा कितना हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है 3,000 यूनिट्स का। तो अब हमको पता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा, 3,78,000, ठीक है। उसमें हमने कितना प्रोड्यूस किया, उसमें हमने प्रोड्यूस किया 3,000 यूनिट्स, और उसमें से क्लोजिंग हमारा कितना बचा, 400। तो 3,78,000 से जब हमने 3,000 डिवाइड किया हमको पर यूनिट मिल गया, मल्टीप्लाइड बाय 400 अगर हम लोग करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 50,400, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा, 50,400, 355,600, ये आपका क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमको करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन। तो उसके लिए कुछ है, द आंसर इज की 2 पॉइंट्स है, 1,500 एंड ये लास्ट 2 पॉइंट्स। तो पैकेजिंग कॉस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1,500 एंड ये 1,300, तो ये आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आ जाएगा 1,300 प्लस 1,500 विच इज व्हाट 2,800। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आया वो हमारा 2,800 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 358,400, 358,400, ठीक है। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज डन, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेलिंग, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ सेल्स इज मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, ठीक है, 20% ऑन सेल्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2। इसमें मैंने क्या बोला आपको, क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, ठीक है, इसमें क्या चाहिए होगा, सेलिंग प्राइस कितना है, प्रॉफिट कितना है एंड कॉस्ट कितना है,
ठीक है, हमारे पास जिसका भी दिया होगा प्रॉफिट क्या बोला है 20% ऑफ सेल्स, तो जिसका भी हमको बोला हुआ है यहाँ पे क्या बोला है सेल्स बोला हुआ है, तो हम उसको एज्यूम कर लेंगे 100। अगर कॉस्ट बोला होगा तो हम लोग कॉस्ट को 100 एज्यूम कर लेंगे, 20% ऑफ कॉस्ट बोला हुआ है तो कॉस्ट को 100 एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। अगर 20% ऑन सेल्स बोला हुआ है तो सेलिंग प्राइस को हम लोग 100 एज्यूम करके चलेंगे। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स बोला हुआ है तो सेलिंग प्राइस को 100 एज्यूम कर रहे हैं, विच मीन्स प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 20। तो कॉस्ट कैलकुलेट कितना होगा, जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा माइनस प्रॉफिट, वो हमारा क्या हो जाता है कॉस्ट। तो परसेंटेज ऑन कॉस्ट क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है, 25%। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना है अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 358,400, 358,400। ठीक है, ये किसका है टोटल कितना हमारे, अब यूनिट्स डिनोमिनेटर में क्या लेना पड़ेगा, टोटल हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कितने यूनिट्स थे। तो इसमें हमने बनाया कितना है, बनाया ओपनिंग था हमारा 200, ऐड हुआ उसमें प्रोडक्शन हमने किया 3000 और रिमेनिंग बच गए 400, विच मीन्स 200 प्लस 3000 और उसमें से बच गए 400, तो ये आपका आ जाएगा 2800। ठीक है, तो डिवाइड कर दो तो कितना आ जाता है 358,400 डिवाइड बाय 2800 विच कम्स टू 128। ये आपका कितना हो गया कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो इस पे कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, 25% ऑन कॉस्ट which is 32 rupees. This gives me selling price of what 160 rupees पर यूनिट। तो ये हमको कितना मिल गया 160 रुपीज पर यूनिट का कॉस्ट मिल गया। तो सेलिंग प्राइस आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस ऑन अगर सेल्स दिया होगा तो सेल्स को अज्यूम कर देंगे हम लोग 100, देन उसमें से प्रॉफिट निकालेंगे 20, उसके बाद हमको पता है कि हमारा कॉस्ट निकल सकता है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मिल गया तो माइनस कर देंगे 100 माइनस 20 80, फिर 80 पे हम लोग निकालेंगे कि परसेंटेज कितना होता है। तो 20 अगर हमारा प्रॉफिट है उसका कॉस्ट में परसेंटेज क्या होगा विच बिकम्स 25 मिलने के बाद हम लोग पर यूनिट कितना कॉस्ट है वो निकाला एंड उस पर 25% ऐड कर दिया प्रॉफिट एंड हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। ठीक है, क्लियर। तो दिस क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। पूरा ही सॉल्व कर लिया, होमवर्क था पर हमने पूरा ही सॉल्व कर दिया। तो होमवर्क क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके आओगे ना तो ज़्यादा जल्दी से ये चीज़ हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप करना सॉल्व करके आना तो सो दैट हमारा जो है सोल्यूशन वो है ज़्यादा जल्दी से डिस्कस करके जो भी हमारे पास डाउट्स होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 इज अगेन सिंपल क्वेश्चन ही है, ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। द ओनली गुड पार्ट इज कि मतलब थोड़े बहुत नए पॉइंट्स आपको मिलेंगे तो सो दैट आपको पता होगा कि आपको कौन से पॉइंट्स को इग्नोर करना है, कौन से पॉइंट्स को कहाँ पे कंसिडर करना है। ठीक है, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 20। ठीक है, ओके। इसमें हमको क्या बोल रहा है, इसमें हमको फर्स्ट बोला परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना 84। अगेन रॉ मटेरियल जहां पे भी बोलेगा हम क्या कर ले 1। फिर कंज्यूमेबल मटेरियल्स, कंज्यूमेबल मटेरियल्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस अगेन आपका क्या बन जाएगा 0.2। फिर आएगा आपका कैरियज इनवर्ट्स, कैरियज इनवर्ट्स अगेन किस में आ जाएगा आपका मटेरियल पे, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर्स, ये क्या फैक्ट्री के लोग होते हैं जो सुपरवाइजर्स फोरमैन वगैरह जो होते हैं स्टोर कीपर्स होते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोडक्ट पे वो होते हैं क्या, नहीं, तो ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है,
कंज्यूमेबल मटेरियल्स को हम लोग लास्ट में एक बार डिस्कस करते हैं कि वो क्या होता है, कहाँ पे उसको कंसिडर करना है, ठीक है। फिर आता है अदर इनडायरेक्ट वेजेस, अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ, बट फैक्ट्री स्टाफ ही है, इनडायरेक्ट दे रहे हैं, तो डायरेक्ट होता तो हमारे पास कहाँ पे आ जाता है, डायरेक्ट वेजेस पे आ जाता है, अदरवाइज अभी ये कहाँ पे आ जाएगा, 4 पे, ठीक है। फिर ये आता है एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 9,63,000, ये कहाँ पे आता है आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे हो जाएगा। सैलरी टू अकाउंटेंट, ये आपका एडमिन में हो जाएगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड ईएसआई, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ पे आता है, अगर हम आपको याद हो हमने कहाँ पे कंसिडर किया, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। जो भी आपके फैक्ट्री के लोगों का होता है उनको आपको ईपीएफ वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, तो जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ पे जाएगा, वो आ जाएगा आपका डायरेक्ट वेजेस पे। तो दिस विल अगेन बी 2। कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल, ये आ जाएगा आपका 3 पे, डायरेक्ट एक्सपेंस, बिकॉज फ्यूल एंड पावर हमने डिस्कस किया था, क्या किस में आ जाता है आपका, डायरेक्ट उसमें आ जाता है। देन है प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल चीज़ है, इसमें प्रोडक्शन का बात कर रहा है और इसमें ऑफिस का बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भी नया पॉइंट है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ्स, ये किस में आ जाता है, ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। डिलीवरी से रिलेटेड जो भी चीज़ होंगी, वेयर हाउसिंग, डिलीवरी, ये सब आपका कहाँ पे आ जाता है, ये आपका लास्ट में आ जाता है, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है इनकम टैक्स असेसमेंट, इनकम टैक्स असेसमेंट 1920, ठीक है। अब इनकम टैक्स हमने एक एक्सक्लूजन लिस्ट पढ़ा था, क्या इनकम टैक्स उसमें आता है, द आंसर इज यस, इनकम टैक्स उसमें आता है। अगर हम लोग देखें, हमने एक्सक्लूशन लिस्ट पढ़ा था कहाँ पे, फर्स्ट हमने एक एक्सक्लूशन लिस्ट पढ़ा था, राइट। हाँ, दैट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, क्या फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट, क्या चीज़ होती है, एबनॉर्मल कॉस्ट, फाइन्स एंड पेनल्टीज, इनकम टैक्स, कैश डिस्काउंट्स, ठीक है, डोनेशंस। तो हमने पढ़ा था कि ये फॉर्म पार्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है फीस, फीस टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फीस टू कॉस्ट ऑडिटर, फीस टू इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपका क्या है, क्या आपके एडमिनिस्ट्रेशन से इन्वॉल्व है, जनरल ये आपके हेड ऑफिस का एक्सपेंस है, द आंसर इज यस, हेड ऑफिस का एक्सपेंस है। तो ये किस में आ जाएगा, ये आपके जनरल एडमिन ओवरहेड्स में, जो आपका एडमिन होता है, एडमिन ओवरहेड्स बट नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो जाएगा, विच मीन्स जनरल में आ जाएगा, ठीक है। देन ये आपका डोनेशंस, डोनेशंस भी ये जैसे इसमें कहीं नहीं आएगा, ठीक है, टू बी इग्नोर्ड। इसको हम लोग क्या करेंगे, डोनेशन, डोनेशंस क्या कहाँ पे हमने पढ़ा था, नॉर्मल के लिस्ट पे पढ़ा था, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर। फिर हमको क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है इतना। फिर पोजीशन ऑफ इन्वेंट्रीज ओपनिंग दिया हुआ है, ये आपका ओपनिंग दिया हुआ है, एंड यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमारे सारे एडजस्टमेंट्स में लगेंगे। एंड आपको प्रिपेयर करने बोला है, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 20, ठीक है। अब आप नोटबुक खोल लो, फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ कर लो।
तो फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इसका। ओहो, बार बार सेम चीज़ हो जा रहा। ठीक है, फॉर्मेट में लास्ट में टोटल का भी अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स एंड यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट हमको पता ही है क्या होता है हमारा, विच इज डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। तो हम लोग तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। फिर फर्स्ट इज कि डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल से लेके हम लोग सारा एडजस्टमेंट देख लेंगे, वर्किंग नोट 1। ठीक है, तो ओपनिंग आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका ओपनिंग हो गया 6,20,000, देन क्लोजिंग हो गया 460 एंड परचेजेस आपने ड्यूरिंग द मंथ कितने किए, 84। ठीक है, और एक और क्या है, कैरियज इनवर्ट्स विच इज 1,72,000। तो ग्रेट। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज में आप क्या लिखोगे, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1। ठीक है, वर्किंग नोट 1। फर्स्ट में आ जाएगा आपका ओपनिंग, देन आपका आ जाएगा परचेजेस, फिर आ जाएगा आपका क्लोजिंग। ठीक है, फिर आपका कोई भी अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो वो हम मेंशन कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा क्या है, फ्रेट इनवर्ड्स है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मटेरियल, मतलब फैक्ट्री तक पहुंचने तक के जो भी खर्चे होंगे वो हम कहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, मटेरियल कॉस्ट में। ठीक है, ओपनिंग कितना था हमारा, ओपनिंग वॉज 6,20,000। ठीक है, क्लोजिंग कितना था हमारा, क्लोजिंग हमारा था 4,60,000। करेक्ट, परचेजेस हमने कितना किया, 84 lakhs। और हमारा फ्रेट इनवर्ड्स कितना था, हमारा फ्रेट इनवर्ड्स था, कैरियज इनवर्ड्स था 1,72,600। ठीक है, 1,72,600। तो ये टोटल करने पे हमारा आ जाता है 620 प्लस 84 lakhs माइनस 460 प्लस 172,600, 87,32,600, 87,32,600। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 87,32,600। ठीक है, फिर आपका सेकंड क्या है, डायरेक्ट, डायरेक्ट वेजेस। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस में आपको 2 पॉइंट दिख रहा है। फर्स्ट इसके ये डायरेक्ट वेजेस हमने यहाँ पे कर रखा है एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा है। ठीक है, विच इज 60 lakhs एंड 7,20,000। और कोई है क्या, द आंसर इज नो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 60 lakhs प्लस 7,20,000 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 67,20,000। ठीक है, 67,20,000 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है, हमारे पास कॉस्ट पावर एंड फ्यूल है 28 lakhs का। ठीक है, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कंज्यूमेबल मटेरियल्स का। ठीक है, अब कंज्यूमेबल मटेरियल्स क्या होता है, ठीक है, ये हम बोले थे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, आपको छोटे छोटे मटेरियल्स बहुत बहुत इजीली कंज्यूमेबल्स होते हैं जो आपका प्रोडक्शन के पार्ट में लगते हैं, बट वो डायरेक्टली नहीं लगते। मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे डायरेक्ट मटेरियल होता है, तो डायरेक्ट मटेरियल का एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है यूनिट्स के हिसाब से लगने में।
कंज्यूमेबल मटेरियल्स होते हैं जो आपको ओकेशनली लगते हैं, जो आपको फीड इन करने पड़ते हैं, मटेरियल्स लगते हैं, खर्चा करना पड़ता है, बट मतलब पर यूनिट में वो नहीं है, ठीक है। पर यूनिट पे एग्जैक्टली नहीं लगता है, बट ओवर द बैच लगता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बैच में अगर कुछ कंज्यूमेबल्स लग रहे हैं तो वो कंज्यूमेबल्स हम लोग करते हैं, तो वो डायरेक्टली मटेरियल पे नहीं आता, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, क्योंकि वो पर यूनिट पे नहीं लगता, वो एक बैच पे लग गया। तो वो बैच पे अगर कंज्यूमेबल्स लग जाता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कर देते हैं, ठीक है। तो अगेन ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा दो पार्ट बन जाएगा, विच इज कंज्यूमेबल मटेरियल्स 4,80,000 एंड पावर एंड फ्यूल 28, ठीक है। तो कंज्यूमेबल्स में हम लोग क्या करेंगे, दो चीज ऐड कर देंगे, 28 lakhs प्लस हमारा 4,80,000, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 32,80,000। तो हमारा प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा, प्राइम कॉस्ट 6720 प्लस 3280। तो हमारा कितना निकल गया प्राइम कॉस्ट, 1,87,32,600। करेक्ट। यहां तक को कोई डाउट? ये आपका क्या आ गया यहाँ पे, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, फोर्थ क्या आ जाएगा आपका, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आता है, हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वेजेस टू फोरमैन आ जाएगा, अदर इनडायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा, बाकी कोई कॉस्ट नहीं है आपका, करेक्ट। फोर में और कुछ नहीं है, तो फोर में आपके क्या हो जाएंगे, फोर में आपके यही हो जाएंगे। फोर में फर्स्ट आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, वेजेस जो आपको फोरमैन को देने, एंड अदर इनडायरेक्ट वेजेस, अदर इनडायरेक्ट वेजेस, दोनों का अमाउंट कितना है, 840 एंड 135, 840 एंड 135, ठीक है। 840 एंड 135 अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको कितना आ जाता है, 975, करेक्ट, प्लस 187 32,600 which gives you 1970, 1,97,07,600। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रॉस, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। बिकॉज इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद WIP का एडजस्टमेंट करना है, WIP का ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एडजस्टमेंट करना है। बिकॉज इफ यू रिमेंबर हम लोग डायरेक्ट फैक्ट्री WIP एडमिन, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री हो गया, WIP का एडजस्टमेंट करना है एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एडमिन का लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, ओपनिंग WIP एंड माइनस हो जाएगा क्लोजिंग WIP, ठीक है। WIP के फिगर्स कितने हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, 784 एंड 664, 784 एंड 664, ये आपका क्या हो जाएगा, लेस 784 माइनस 664, तो ये आ जाएगा आपका 1,98,27,600। ये आपका क्या आ जाएगा, नेट फैक्ट्री, ये आपका आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी हमारे खर्चे हो, इससे रिलेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या खर्चा है यहाँ पे, ये हो गया एक्सपेंडिचर R&D 9,60,000, ठीक है। ये आपका सैलरी टू अकाउंटेंट नहीं रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। देन आपका आ जाता है
प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? द आंसर इज नो। मतलब क्या ये डायरेक्ट वेजेस में आना चाहिए? नहीं। तो इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो प्रोडक्शन का भी वर्ड आ रहा है, एक ऑफिस का भी वर्ड आ रहा है। तो अब इसको हम लोग को एक्सपेंस का नेचर समझना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, जो चीजें नीडेड है कॉस्ट के लिए, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिन ओवरहेड्स में क्या आता है कि जो कॉस्ट मतलब डायरेक्टली प्रोडक्ट पे एट्रीब्यूटेबल नहीं है बट उसकी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है, वो कहाँ पे आ जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, फैक्ट्री के प्रोडक्शन में मतलब डायरेक्टली प्रोडक्ट पे एट्रीब्यूटेबल नहीं है बट वो क्या क्या फैक्ट्री के काम पे हेल्प कर रहा है। द आंसर इज यस। ठीक है, तो उसी तरह प्रोडक्शन प्लानिंग जो हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो फैक्ट्री में टीम बैठी होगी, प्लानिंग टीम बैठी होगी, वो प्लान कर रही होगी प्रोडक्शन प्लान के बारे में। ठीक है, तो क्या वो प्लान डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट पे एट्रीब्यूटेबल है? द आंसर इज नो। बट क्या वो नीडेड है प्रोडक्शन के लिए? द आंसर इज यस, क्योंकि उसके बिना अगर प्लानिंग नहीं होगा तो प्रोडक्शन टीम को पता कैसे चलेगा कितना प्रोडक्शन करना है। तो प्रोडक्शन को समझने के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग टीम का एक्सपेंसेस जरूरी है। एंड कोई भी चीज जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो होती है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो कहाँ पे जाती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो क्या ये प्रोडक्शन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन के अंदर आती है? द आंसर इज यस। तो ये भी हम लोग किस में जोड़ देंगे? COP में जोड़ देंगे। तो 1260 हम लोग को जोड़ना है एंड हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट 960। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 960 एंड 1260। ठीक है, यहाँ पे 960 में अपने को क्या ऐड करना है? 960 पे आ जाएगा हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन। यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्शन प्लानिंग। ये हमारा टोटल कितना चला जाएगा बाहर? 960 प्लस 1260, 22,20,000। इसको हम लोग ऐड कर देंगे किसमें? 198,27,600 में। तो ये आ जाएगा 2,20,47,600। ये हमारा क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ, ये हमारा क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्या आ गया हमारा? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास निकल गया है, उसके बाद हमको क्या करना है? फिनिश गुड्स के एडजस्टमेंट करने हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमारा कॉस्ट शीट खत्म। तो हमारा सेलिंग एंड फिक्स में ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसका आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, फिनिश गुड्स का कितना दिया हुआ है? फिनिश गुड्स में हमारे दिया हुआ है यहाँ पे दो चीजें हैं। फिनिश गुड्स में दिया हुआ है 14,40,000। ठीक है, फिनिश गुड्स में दिया हुआ है 14,40,000 एंड फिनिश गुड्स में क्लोजिंग में दिया हुआ है 9,80,000। तो 1440 यहाँ पे हो जाएगा एंड 980 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 1440 प्लस हो जाएगा एंड 980 क्या है हमारा? माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आता है? 2,25,7,600। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास दो तरीके के एक्सपेंसेस बचते हैं सेलिंग एंड, एक होता है एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन ओवरहेड्स। ठीक है, बट ये किसका होगा? जनरल का होगा। ठीक है, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरल वाले कौन से हैं? ठीक है, यहाँ पे ये सारे फीस है, ये आपके ये तीन आ जाएंगे। एडमिन जनरल 180, 80, 940। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 180 प्लस
80 प्लस 940, तो 180 प्लस 80 प्लस 940, तो ये हमारा आ गया कितना 12 लाख। करेक्ट, ये हमारा कितना आ गया 12 लाख। फिर आता है हमारा क्या, फिर हमारे पास आ जाएगा सेलिंग और सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड्स मतलब मार्केट करने की कॉस्ट। तो मार्केट करने की कॉस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, मार्केट कॉस्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिलीवरी स्टाफ, डिलीवरी स्टाफ हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेल्प करते हैं। तो डिलीवरी स्टाफ का कॉस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ। ठीक है, ये हमारा कितना है 14,30,000। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और पॉइंट है सैलरी टू अकाउंटेंट्स जो 720 है। ठीक है, तो ये भी एडमिन रिलेटेड ही है। सैलरी टू अकाउंटेंट्स, सैलरी टू अकाउंटेंट्स ये कितना आ जाएगा 720। ये भी आपका किस में आ जाएगा, एडमिन ओवरहेड्स में। सेलिंग में आपका किस क्या आ जाएगा, डिलीवरी कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका किसका कॉस्ट आ जाएगा, आपको कॉस्ट आ जाएगा डिलीवरी का 14,30,000। ठीक है, प्लस 720 प्लस 1430, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया हमारा, तो ये आ गया 2,58,57,600। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हमारा क्या आ गया था यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स भी दिया हुआ है। द आंसर इज यस, सेल्स दिया हुआ है हमको। सेल्स हमारा कितना दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ सेल्स 2,82,60,000। हमारे पास यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है 2,82,60,000। तो बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर जो होगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 24,02,400। ये कितना हो जाएगा 24,02,400। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, डन। तो ये क्वेश्चंस में आपके डिसेंट एडजस्टमेंट्स थे। ठीक है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट्स भी नहीं थे, ज़्यादा इजी भी एडजस्टमेंट्स भी नहीं थे। ये आपको मॉडरेट कैटेगरी में ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 होने के बाद एक थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना एज एन डिफरेंट टाइप ऑफ, जिसमें केस सिनेरियो में आज बात कर रहा था। केस सिनेरियोज में आपको क्या होगा, जनरली दो ऐसे सिचुएशंस दे देंगे आपको कि आप इवेलुएट करो कि जैसे आपको 30% आपका प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन। ठीक है, अब 1 लाख यूनिट्स में अब आपको जरूरी तो नहीं है कि आप पूरा प्रोडक्शन यूटिलाइज करोगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 1 लाख की कैपेसिटी है तो पूरा 1 लाख की प्रोडक्शन करोगे। उसमें क्या होगा, आप चेंजेस करोगे। आप क्या चेंजेस प्रोडक्शन में क्या कर सकते हो, आप 30% कैपेसिटी में कर सकते हो, 30,000 यूनिट्स भी कर सकते हो, 70,000 यूनिट्स भी कर सकते हो, 1 लाख यूनिट्स भी कर सकते हो। तो ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, जनरली सीजनैलिटी पे डिपेंड करती है। कब आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उस हिसाब से आप क्या करोगे, प्लांट का यूटिलाइजेशन करोगे। क्योंकि ओवर प्रोडक्शन करके भी मतलब नहीं है और अंडर प्रोडक्शन करके भी मतलब नहीं है। तो मार्केट के डिमांड के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन। बट कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट यहाँ पे ना वैरी करने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग 100% उसमें कॉस्ट में करेंगे तो हमको क्या होगा, ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा तो बल्क डिस्काउंट मिल जाएगा। बट अगर हमारे पास कभी कम कम यूनिट्स होंगे तो वो हमको ज़्यादा चार्ज करेगा, तो ज़्यादा चार्ज करेगा तो क्या होगा, हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि हमारा कॉस्ट चेंज है।
तो हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस भी हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर 100% प्रोडक्शन यूज 1 लाख यूनिट्स बना रहे हैं तो उसका सेलिंग प्राइस कुछ और होगा। अगर हम लोग कम यूनिट्स बना रहे हैं तो हमारा कॉस्ट ज़्यादा होगा, तो उसका सेलिंग प्राइस भी क्या बोलते हैं, ज़्यादा वो होगा, तो चेंज होगा। तो इसलिए सेलिंग प्राइस भी अलग होगा। तो हमको ये डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा सिचुएशन हमारे लिए बेटर है। क्या वो सिचुएशन बेटर है 100% यूज़ करना, या 30% यूज़ करना, या 50%। तो डिपेंड हमारे पास क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से हम इवेलुएट करके करते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली भी होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली भी हम ये चीज़ करते ही हैं, देखते ही हैं। ठीक है, तो अब आओ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इन पेज नंबर 6.3। तो ये पूछा गया कहाँ पे, ये पूछा गया टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 3 है, एमटीपी नवंबर 20 मई 22। एमटीपी में कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। ठीक है, कितने का पूछा गया, 10 मार्क्स का। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए लिमिटेड कंपनी हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स एवरी मंथ। इट्स वर्क कॉस्ट एट वेरिंग लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे यहाँ पे क्या किया हुआ है, अलग अलग लेवल्स पे इन्होंने वो दिया हुआ है कि कहाँ पे कितना कॉस्ट लगता है। तो कहीं पे 4, अगर हम लोग 10% यूज़ करें तो वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट जो हमारा आएगा वो हमारा 400 पर यूनिट आएगा। अगर हम लोग तो जैसे ही हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ रहा है तो हमारा कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। होना भी चाहिए, जितना ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, जितना ज़्यादा बनाएंगे, उतना ज़्यादा बल्क परचेज होगा। बल्क परचेज होगा तो उतना ज़्यादा हम लोग डिस्काउंट लेके आएंगे। करेक्ट, विच मीन्स अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो हमारा कॉस्ट कम होना चाहिए, वो हमको दिख रहा है। बट ये टोटल कॉस्ट कम, तो आप बोलो ये प्रोडक्शन ज़्यादा करें तो खर्चा भी ज़्यादा होगा ना। द आंसर इज नहीं। आप सही बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि खर्चा ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, बट टोटल कॉस्ट में खर्चा ज़्यादा होगा। ठीक है, बट पर यूनिट अगर जब आप देखोगे तो वो आपको कम पड़ेगा क्योंकि डिस्काउंट हो रहा होगा। तो जैसे ज़्यादा ज़्यादा यूनिट्स बढ़ाओगे आपका खर्चा तो बढ़ेगा ही, टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, पर यूनिट अगर आप कॉस्ट देखोगे वो कम होगा, बिकॉज वहां पे क्या हो रहा होगा, हमारे पास डिस्काउंट्स आ रहा होगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 यूनिट खरीदोगे तो आपको 100 रुपये पड़ेगा, 2 यूनिट खरीदोगे तो आपको 90 रुपये पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कम तो हो रहा है कॉस्ट। अगर 2 यूनिट खरीदे तो 90 रुपये पर यूनिट पड़ेगा, है ना। तो टोटल यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल 100 पड़ रहा है, यहाँ पे टोटल 180 पड़ रहा है। तो आपका टोटल कॉस्ट जो है वो तो आपका बढ़ेगा ही। ठीक है, यहाँ पे 100 होगा, जितना प्रोडक्शन बढ़ाते होगा उतना बढ़ेगा। पर अगर पर यूनिट देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो आपका पर यूनिट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट हमेशा आपका बढ़ेगा, पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है द फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस फिक्स है 1,50,000। अब इरेस्पेक्टिव कितना भी प्रोड्यूस करो। ठीक है, मार्केटिंग एक्सपेंस भी क्या हमारा फिक्स है, कितने पे, 2,50,000 पर मंथ। ठीक है, द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अमाउंट्स टू 30 पर यूनिट। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो होगा वो कितना हमारे यूनिट्स पे डिपेंड करेगा, हम कितना बेचना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, 30 रुपीज लगेगा। ठीक है, it can sell 100% of its output at 500 per unit provided it incurs further work। तो अगर बोल रहे हैं कि अगर हमको 100% यूटिलाइजेशन करना है प्रोडक्शन प्लांट का तो हमको कुछ और भी खर्चे करने पड़ेंगे, तभी हम पूरा प्रोडक्शन अगर यूटिलाइज करें तो हमको बेचना भी पड़ेगा। उस बेचने के लिए हमको भी कुछ चीज़ें करना पड़ेगा। करेक्ट, हमको हो सकता है डिस्काउंट्स देना पड़े। एक सेकेंड, हमको हो सकता है कि डिस्काउंट्स देना पड़े, कोई भी अलग चीज़ें, कोई स्पेशल गिफ्ट्स देना पड़े, कंसोलेशन प्राइज देना पड़े, तो पार्टिसिपेशन प्राइज देना पड़े। ये सब प्राइज देके लोगों को अट्रैक्ट करके देन हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है कि, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, अगर आपको 5 पूरा यूटिलाइज करना है तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा गिफ्ट्स देने पड़ेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गिफ्ट्स आइटम 30 यूनिट्स, 30 रुपीज़ पर यूनिट सेल, लकी ड्रॉज एवरी मंथ, ठीक है, लकी ड्रॉ दे रहा है कितना, फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकेंड प्राइज 25,000, थर्ड प्राइज 10,000, कंसोलेशन प्राइजेस 5,000 ईच टू कस्टमर बाइंग द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 3 कंसोलेशन प्राइज है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्राइज है, सेकेंड प्राइज है, थर्ड प्राइज है एंड 3 कंसोलेशन प्राइज है 5,000 रुपीज़ के। इट स्पेंड्स 1 लाख ऑन रिफ्रेशमेंट एवरी मंथ टू इट्स कस्टमर, इट स्पॉन्सर्स टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट भी कर रखा है, कितने का, एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 20 लाख पर मंथ, तो 20 लाख पर मंथ का खर्चा है यहाँ पे, ठीक है। इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट एट 550 विदाउट इनकरिंग एनी एडिशनल एक्सपेंसेस। तो अगर 30% में करेगा तो एक तो सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा रख पा रहा है, ठीक है, एंड पूरा बेच भी पा रहा है। अगर उसको क्या करना है, अगर उसको 100% यूटिलाइजेशन करना है तो प्राइस भी कम करना पड़ेगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। तो 100% यूटिलाइजेशन पे क्या हो रहा है कि एडिशनल खर्चे भी करने पड़ रहे हैं, सेलिंग प्राइस भी कम करना पड़ रहा है, ठीक है। अब प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट मंथली शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट 30% एंड 100% कैपेसिटी में, ठीक है। कॉस्ट शीट बनाना है, टोटल कॉस्ट दिखाना है, 30% पे कितना है एंड 100% पे कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली कॉस्ट शीट नहीं बनेगा, ठीक है, इसमें थोड़ा डिफरेंटली बनेगा, ठीक है, वो हम लोग सॉल्व करते वक्त देखते हैं। अब नोटबुक खोल लो, ठीक है। ये आपका एक ही पेज में हो जाएगा, पता है, इसमें आपको ज़्यादा मल्टीपल पेज नहीं लगेगा, ये आपका एक ही पेज में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका 30%, एक हो जाएगा 100%, ठीक है। तो या तो यहाँ पे एक काम करो, आप यूनिट्स लिख दो, यहाँ पे आपका कितना यूनिट्स हो जाएगा, 30% में 30,000 यूनिट्स एंड यहाँ पे 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 30,000 यूनिट्स बनाते तो क्या होगा एंड 1 लाख यूनिट्स बनाते तो क्या होगा। तो पहला चीज़, क्वेश्चन में क्या डायरेक्ट मटेरियल टिपिकल कॉस्ट शीट फॉलो किया गया, द आंसर इज नो। यहाँ पे क्या हुआ है, जनरल कॉस्ट शीट ही बनाया हुआ है, मतलब जनरल हमको सीधा फैक्ट्री ओवर वर्क कॉस्ट दे दिया, फैक्ट्री का कॉस्ट दे दिया कि वर्क कॉस्ट में सारा ही क्या, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स सब मिला के हमको पर यूनिट कॉस्ट बता दिया, कहाँ पे, इस टेबल में। तो हम लोग केस में कर रहे हैं, दो कैपेसिटी में कर रहे हैं, एक 30 और एक 100, ठीक है, एक 30 और एक 100। तो कितना कॉस्ट होगा, 30 में करेंगे तो 380 और 310। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट वर्क्स कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30,000 है ना, और यहाँ पे 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितना, यहाँ पे दोनों पे, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होगा 380 से एंड यहाँ पे 381, ठीक है। तो ये कितना होगा, 380 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 कितना हो जाता है आपका, 1,14,00,000। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कितना है, 310 है, ओके। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 310 आ जाएगा,
यहाँ पे कितना आ जाएगा 310, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3,10,00,000, करेक्ट। इसके बाद हमको कोई और कॉस्ट दिया हुआ है क्या? इसके बाद हमको क्या सीधा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ गया, सेलिंग मार्केटिंग आ गया, तो हम लोग डायरेक्ट लास्ट पे ही पहुंच गए। कहाँ पे पहुंच गए हम लोग? डायरेक्ट लास्ट पे ही पहुंच गए। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स है भी नहीं, WIP नहीं, कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग लास्ट पहुंच गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो यहाँ पे तो फिक्स कॉस्ट है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव का कितना है 150 और मार्केटिंग का कितना है 2,50,000, तो दोनों को ऐड कर देंगे 150 150, क्योंकि ये फिक्स्ड है, और यहाँ पे 250 250, ये क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो गया फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस, और ये हो गया मार्केटिंग एक्सपेंस। तो ये आपका 3 पॉइंट कवर होगा। उसके बाद आपका कुछ है क्या? उसके बाद आपके क्या है? उसके बाद आपके सारे एडिशनल खर्चे जो सिर्फ किस पे लगेगा, जो सिर्फ आपका नहीं, इसमें नहीं, एक ये भी बचा हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी बचा हुआ है, ये इट कैन सेल 100%, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो वेरिएबल था, हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 30 पर यूनिट, ठीक है, कितना लिखा हुआ है 30 पर यूनिट। फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यहाँ पे भी यूनिट्स में, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, ये आपका हो जाएगा 9 लाख, और यहाँ पे 1 लाख इंटू 30, ये आपका हो जाएगा 30 लाख, ये आपका हो जाएगा 30 लाख, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बाकी के एक्सपेंसेस है, विच इज स्पेशल कॉस्ट, जो कि हमको किस पे लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 100% यूटिलाइजेशन, मतलब 1 लाख यूनिट्स पे ही लगेंगे और किसी पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फर्स्ट इज की गिफ्ट, गिफ्ट है 30 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गिफ्ट आइटम 30 रुपीज पर यूनिट ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा गिफ्ट, यहाँ पे आ जाएगा 30 रुपीज प्लस 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 लाख आ जाएगा। फिर उसके बाद हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है लकी ड्रॉ है, फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकेंड प्राइज 25, थर्ड प्राइज 10,000, ठीक है। एंड बोला है कि 3 प्राइसेस देंगे 5,000 रुपीज के, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड करें अगर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कस्टमर प्राइजेस, ये हमारा कितना है, फर्स्ट को हमारे अब कितना मिलेगा, फर्स्ट को मिल रहा था 50, 25 एंड 10, 15, सॉरी ये 50 है ना, 15 नहीं है, 50, 25 और 10,000, ठीक है, प्लस 5,000 इंटू 3, 15,000 क्या हो जाएगा, 3 प्राइजेस दे रहे थे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज। उसके बाद क्या है, रिफ्रेशमेंट्स, रिफ्रेशमेंट का कितना खर्चा है, रिफ्रेशमेंट का खर्चा है 1 लाख रुपए ऑन रिफ्रेशमेंट, और टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट का कितना खर्चा है 20 लाख, ठीक है। तो 1 लाख और 20 लाख, रिफ्रेशमेंट 1 लाख
और एडवर्टाइजमेंट कितना आ जाएगा आपका? एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा 20 lakhs। तो अब हमारे पास कोई और खर्चा है नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब हम क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 0 0 0 प्लस 9 lakhs इज इक्वल्स टू 1,27 lakhs। ठीक है, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा? 310 प्लस 150 प्लस 250 प्लस 30 लाख प्लस 30 लाख प्लस 22 lakhs। तो ये आ जाएगा 3,96 lakhs। कितना आ जाएगा? 3,96 lakhs। ठीक है, फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है? सेल्स दिया हुआ है। सेल्स में एक जगह बोल रहे हैं कितने में बेचेंगे, एक जगह बोल रहे हैं कि 550 में बेचेंगे और एक जगह 500। तो 30% कैपेसिटी में हम लोग कितने में बेचेंगे? 500 में 550 में बेचेंगे। एंड 100% कैपेसिटी जब हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर देंगे तो कम दाम में बेचना पड़ेगा, तो कितने में बेचेंगे? 500 में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 500 इंटू 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5 करोड़। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगा 550 इंटू 30,000, तो 550 इंटू 30,000 कर देंगे, तो आ जाएगा 1,65 lakhs। ठीक है, बैलेंसिंग क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉफिट में आ जाएगा -127 इज इक्वल्स टू 38 lakhs, और यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1,04 lakhs। तो कौन सा सिचुएशन हमारे लिए बेटर है? यहाँ पे कौन से सिचुएशन में 30% यूज करें या 100%? तो कौन से सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है? द आंसर इज सेकेंड सिचुएशन। ठीक है, जब हम लोग 100% यूज करें तो हमको एडिशनल खर्चा तो करना पड़ रहा है, जैसे गिफ्ट देना पड़ेगा, प्राइजेस देने पड़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, रिफ्रेशमेंट्स देने पड़ेंगे, बट उससे क्या हमारा बेनिफिट ज़्यादा है? हमको सेलिंग प्राइस भी कम करना पड़ रहा है, हमको 550 से 500 में लाना पड़ रहा है सेलिंग प्राइस। बस उससे क्या हो रहा है? हमारा प्रॉफिट कितना हो जा रहा है? 38 लाख से हमारा प्रॉफिट बढ़ के कितना हो जा रहा है? 1,04 lakhs। कितना हो जा रहा है? 1,04 lakhs। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 विच इज डन। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये भी हमारा डन हो गया। तो ये सिनेरियो बेसिस पे था, जहाँ पे हमको बता रहा है कि कौन सा सिचुएशन हमारे लिए बेटर है, हमको कैलकुलेट करके इवैल्यूएट करके क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप तब तक एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक है, एक बार बुक में ना आंसर नंबर 17 में चला जाना, आंसर नंबर 17 में, सबसे लास्ट में एकदम। ठीक है, 17 के आंसर में मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर है आपका 6.31। ठीक है, 6.31 में ना, यहाँ पे अगर देखोगे तो सोल्यूशन में क्या किया हुआ है? डोनेशन में, ये डोनेशन भी ऐड किया हुआ है, इनकम टैक्स असेसमेंट भी ऐड किया हुआ है, तो ये दोनों ऐड किए हुए हैं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है।
तो मैंने आपको जो क्लास में सोल्यूशन करवाया उसमें मैंने क्या किया, आपको एक्सक्लूड करवा दिया। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड करना, इसको इंक्लूड करके नहीं करना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो हमने क्लास में कैलकुलेट किया वो आंसर है, यहाँ पे आप मार्क कर लो अपने बुक में कि दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज रॉन्ग। तो अपने कैलकुलेशन में ये बाद में आप जब रिविजन करोगे तो इसको आपको कैलकुलेशन में नहीं लेना। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 6.16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो ये लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें ध्यान रखना है। अगेन मैं बोला कि आज का पर्पज़ क्या है कि ये हम लोग लेंदी क्वेश्चंस करेंगे सो दैट हमको पता चले कि लेंदी क्वेश्चंस पे ग्रिप कैसे रखना है। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, आपके पास टाइम लिमिटेड होगा। टाइम लिमिटेड अगर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी ज़्यादा लानी पड़ेगी। तो एफिशिएंसी लाने के लिए आपको पता होना चाहिए आपको क्विकली सॉल्व कैसे करना है। तो क्विकली सॉल्व में क्या होगा, एक तो हमने फॉर्मेट याद कर लिया जिससे हमारा कोई भी लाइन आइटम स्किप नहीं होगा, विच इज डायरेक्ट 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 फैक्ट्री WIP एडमिन और फिनिश गुड सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है, ये हमको फॉर्मेट पूरा याद हो गया। अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे फिर हम लोग 1 2 3 4 5 करके मार्किंग करके चलते हैं। ठीक है, 5 अगर आप इग्नोर भी करोगे तो 1 2 3 4 तो मार्क करके चलना ही है। ठीक है, आपको पता चलेगा कि कितना इजीली आपको क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। के लिमिटेड हैज फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। ठीक है, फर्स्ट इसके रॉ मटेरियल परचेज्ड। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 1। फिर आ जाएगा फ्रेट इनवर्ड्स 11 लाख 20। फ्रेट इनवर्ड भी आपका क्या हो जाएगा 1 में आ जाएगा। वर्कर्स पेड टू वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, तो वेजेस पे कर रहे हैं फैक्ट्री वर्कर्स में, तो ये क्या आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, द आंसर इज डायरेक्ट है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड में। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, जहाँ पे भी प्रोडक्शन रिलेटेड है रॉयल्टी, सच वर्ड सच एज रॉयल्टी, रॉयल्टी हम लोग कहाँ पे इंक्लूड करके चलते हैं, हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फिर आता है अमाउंट पेड फॉर फ्यूल, पावर एंड फ्यूल डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो क्या हमारे पास ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, द आंसर इज यस, डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर इसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग है तो ये आप थोड़ा चेंज करते हुए चलना। ठीक है, जॉब जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स। ठीक है, ये एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है स्टोर्स एंड स्पेस कंज्यूम्ड एंड थर्ड पॉइंट इज डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट इज कि जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स कितना है हमारा 8,12,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक जॉब के लिए है। कोई भी चीज़ अगर हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या मतलब है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक जॉब को अगर हम लोग एट्रीब्यूट कर पाए, तो क्या अगर हम लोग जॉब चार्जेस ले रहे हैं, कोई भी जॉब वर्कर्स हमको लेके आ रहे हैं, जॉब वर्कर्स लेके आ रहे हैं, उनको पर्टिकुलर जॉब में हम लोग काम करवा रहे होंगे, तो वो उसका एक्सपेंस क्या डायरेक्टली ट्रेसेबल है, द आंसर इज यस। तो उसका कहाँ पे कॉस्ट आना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस में। फिर आता है स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम। ठीक है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या होते हैं, जैसे नट बोल्ट होते हैं फैक्ट्री वगैरह में, क्या होता है मशीनरी में नट बोल्ट लगते हैं, ग्रीजर्स लगते हैं। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चलता है, करेक्ट। तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स में क्या होता है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स में नट बोल्ट ग्रीजर्स ये सब चीज़ें होती है जो आप क्या करते हो रेगुलर में कंज्यूम करते हो। ठीक है, तो उसको स्टोर्स एंड स्पेयर्स बोलते हैं। तो ये क्या है, फैक्ट्री रिलेटेड है। ठीक है, सॉर्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हम कहाँ डालते हैं, फैक्ट्री का फैक्ट्री ओवरहेड्स में, तो इसको भी हम लोग कहाँ पे डालेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। So this is 4। फिर आता है डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, ये यहाँ तक पॉइंट है, फिर ये नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग। डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग क्या है 56। ऑफिस बिल्डिंग क्या होता है, एडमिन जनरल हो जाएगा क्योंकि ऑफिस की बिल्डिंग है। ठीक है, फिर आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लेट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी एंड सेल्स ऑफिस, तो ये किस में आ जाएगा,
ये प्लांट एंड मशीनरी का, ये सेल्स ऑफिस का, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का कहाँ पे आ जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी का अगर हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस करें तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा। द आंसर इज पॉइंट 4। सेल्स ऑफिस का कहाँ पे आएगा? लास्ट में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये भी आ जाएगा S&D लास्ट में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे एडमिन में आ जाएगा, ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। फिर आता है पॉइंट क्या है? बिल्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री। क्या ये दोनों फैक्ट्री से रिलेटेड है? फैक्ट्री की बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, क्या ये दोनों फैक्ट्री से रिलेटेड? द आंसर इज यस। तो फैक्ट्री से रिलेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट कहाँ पे जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। तो ये दोनों आपका कहाँ पे आ जाएगा? 4। एक्सपेंसेस पेड फॉर, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी चेक्स एक्टिविटीज। क्वालिटी चेक कहाँ पे होता है? क्वालिटी चेक फिनिश गुड्स के बाद, फिनिश गुड्स पे हम क्या करते हैं? क्वालिटी चेक करते हैं। तो ये कहाँ पे होना चाहिए? फैक्ट्री के अंदर क्वालिटी चेक होता है। द आंसर इज यस, ठीक है। तो ये किसका पार्ट बनेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। किसका पार्ट बनेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका बनेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट। फिर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पेड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी किसका पार्ट बन जाएगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने पढ़ा था कि किसका पार्ट बनेगा? प्रोडक्शन का। फिर आता है एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल इंजीनियर एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। तो पोल्यूशन कंट्रोल क्या हो जाता है? पोल्यूशन कंट्रोल हमको कहाँ पे करना पड़ता है? जैसे अगर आप प्लांट देखोगे, थर्मल प्लांट्स भी, तो थर्मल प्लांट्स जैसे NTPC, ठीक है, फिर ACCL। तो यहाँ पे क्या होता है? बड़े बड़े टावर्स होते हैं, वहाँ से बहुत पोल्यूटेड एयर निकलता है, बट उनके अंदर में एयर फिल्टर्स भी होते हैं, जिसके अगर वो नहीं लगाया होगा तो क्या वो प्रोडक्शन अलाउ ही नहीं करते। तो वो फिल्टर्स लगाना बहुत ज़रूरी है, वो पोल्यूशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज फैक्ट्रीज को क्या होगा? वो नॉर्म्स में ही इंक्लूड हो जाता है कि फैक्ट्री को अगर फंक्शन करना है तो ये पोल्यूशन के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो फिल्टर लगाना क्या हो जाता है? आपका फैक्ट्री में प्रोडक्शन के प्रोसेस में ही इन्वॉल्व होता है, अदरवाइज आपको प्रोडक्शन करने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है तो वो किस पे आ जाएगा? क्या वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट है? नहीं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में कैसा नेचर है? फैक्ट्री या एडमिन? तो दिस इज फैक्ट्री, ठीक है। तो इस सैलरी पेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग, ये आपका यहाँ पे ये हो जाएगा सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है, ये S&D में आ जाएगा। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर्स, ये भी आपका लास्ट में ही आ जाएगा, ठीक है, S&D में आ जाएगा, ठीक है। फिर होता है पैकेजिंग, पैकेजिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है, टू मेंटेन क्वालिटी एंड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स। तो प्राइमरी पैकेजिंग का कॉस्ट कहाँ पे आ जाएगा? प्राइमरी पैकेजिंग का कॉस्ट आपका आ जाएगा COP में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दो तरीके के हो सकता है प्राइमरी पैकेजिंग, एक प्राइमरी हो सकता है, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो सकता है, जो हमको बेचने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो प्राइमरी पैकेजिंग कहाँ पे आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। दूसरा वाला कहाँ पे आ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, ये आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपका क्या पॉइंट है? फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है, नहीं, ये हो जाएगा फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है, ये एक पॉइंट है और ये नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितना हो जाएगा? 18 lakhs। और ये परफॉर्मेंस, ये क्या हो जाएगा? स्टाफ, ये भी S&D में आ जाएगा, ये भी S&D में आ जाएगा। S&D में नहीं आएगा, वो एडमिन जनरल में आएगा। हम लोग S&D लिख के चल रहे हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पसेस, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में वो एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? इसमें एक सेकेंड, इसमें ये फीस पेड जो होगा ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फीस पेड जो रहेगा वो हो जाएगा 2,20,000 एंड ये हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। वो फॉर्मेटिंग इशू हो गया थोड़ा, मतलब कॉलम्स में नंबर्स जो ऊपर चले गए, ठीक है, सीक्वेंस है बट वो गलत सेल्स में आ गए, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ है? वो रेफरेंसिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया,
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रॉ मटेरियल अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हो रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, रॉ मटेरियल विल बी ये 18 लाख, और रॉ मटेरियल का WIP का कितना हो जाएगा 9,20,000 एंड फिनिश गुड्स का 11 लाख। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18 lakhs, ये हो जाएगा 9,20,000 और ये हो जाएगा 11 lakhs। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड सेम होगा इसके लिए, ये हो जाएगा 960, 870 एंड 1820। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन सीक्वेंस में आ जाएगा, ये तीन सीक्वेंस में। ठीक है, तो वो ऊपर नीचे हो गया, तो आप ये साइड में लिख सकते हो फॉर मतलब अपने सॉल्विंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, ये बुक में आप लिख लो। अब आते हैं इसको सॉल्व करने में। अब ये देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप इसमें नंबरिंग नहीं करोगे या ऐसा कुछ मार्क करते हुए नहीं चलोगे तो द प्रॉब्लम क्या आएगा इसमें, द प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको पास बार बार पूरा क्वेश्चन आपको रेफर करना पड़ेगा। तो बार बार टू एंड फ्रू करके क्या करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा आपको। तो आप नोटबुक ओपन कर लो। ठीक है, एंड देन फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। ये हो जाएगा आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मेट अगेन ड्रॉ कर लेंगे, पर्टिकुलर्स, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमाउंट। यहाँ पे आ जाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में अगेन यहाँ पे आप डाल दोगे वर्किंग नोट 1। ठीक है, एंड नेक्स्ट पेज में क्या करोगे, नेक्स्ट पेज में आप क्या करो, वर्किंग नोट ड्रॉ करना शुरू करो। वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो इसमें अगेन सिंपल है, क्या करना है, सबसे पहले अपने को लिख लेना है ओपनिंग कितना है, ओपनिंग रॉ मटेरियल। फिर क्या है, फिर हमको लिखना है परचेजेस कितना है, फिर हमको लिखना है क्लोजिंग, फिर हमको लिखना है स्टॉक्स, सॉरी फिर हमको लिखना है कैरिएज इनवर्ड्स, कैरिएज इनवर्ड्स। यही एडजस्टमेंट होता है, ये नंबर्स ही है, कहीं पे जीरो होगा तो जीरो भी लिख सकते। ठीक है, बट ये फॉर्मेट अगर याद होगा तो दिमाग में रहेगा। ठीक है, फर्स्ट इसकी 10 करोड़ है, यहाँ पे 10 करोड़ है, 1 पॉइंट फिर 11-20। ठीक है, और कोई 1 से रिलेटेड पॉइंट्स है, द आंसर इज नो। उसके बाद सीधा ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, विच इज कितना है, 18 lakhs है एंड 9,60,000। ठीक है, परफेक्ट, 18 lakhs। ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 960
और हमने परचेज कितना किया हुआ है 10 करोड़, ठीक है, ये माइनस ये प्लस एंड ये प्लस, ठीक है। और हमारे पास फ्रेट इनवर्स कितना हुआ 11,20,600, तो तीनों को ऐड अगर हम लोग कर दे तो कितना आ जाएगा 10,19,60,600, ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, ठीक है। 10,19,60,000, 10,19,60,600, ठीक है। 10,19,60,600 क्या हो गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट। सेकेंड हमारा क्या था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। वेजेस का कोई एडजस्टमेंट है क्या, सीधा देख लेते हैं। 2 में हमारा कौन सा है, एक ये वाला हो गया 2, ठीक है, विच इज 29,20,000। और कोई है क्या हमारा 2 पे, द आंसर इज नो। तो डायरेक्ट वेजेस में हमारा सिर्फ एक ही है जिसमें कोई वर्किंग नोट नहीं लगेगा, 29,20,000 आ जाएगा, ठीक है, 29,20,000 आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस। अब आते हैं थर्ड पे क्या हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने क्या क्या कॉस्ट मार्क करके रखा है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज की पावर एंड फ्यूल आ जाएगा, रॉयल्टी आ जाएगा 1,72,600, पावर एंड फ्यूल 462, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा रॉयल्टी, फिर आ जाएगा पावर एंड फ्यूल, ठीक है। रॉयल्टी कितना आएगा 172,600, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा आपका 462 पावर एंड फ्यूल, ठीक है। उसके बाद और क्या है पॉइंट नंबर 3 पे, पॉइंट नंबर थ्री ठीक है। तो आपके पास ये 2 पॉइंट्स ही है, और कोई पॉइंट्स आपको हमने जो मार्क किया था ये हो गया। अच्छा ये थर्ड पॉइंट रहा ना, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स। तो जॉब वर्कर्स क्यों अगेन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ रहा है, बिकॉज जॉब वर्कर्स हम लोग कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक जॉब के लिए हायर कर रहे हैं एंड वो शॉर्ट टर्म है, वो हमारे वेजेस में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर जॉब के लिए हम हायर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उनको को निकाल देंगे या रखेंगे नहीं, उनको लाया ही सिर्फ उस जॉब की वजह से, तो इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, वेजेस नहीं। वेजेस होता है आपके वर्कर्स जो है, तो वर्कर्स जो है उनको आप डायरेक्ट वेजेस में करते हो, बट आप कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए अगर किसी को लेके आ रहे हो तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कवर होगा। तो विच इज 8,12,000, करेक्ट। यहाँ पे जॉब चार्जेस विच इज 8,12,000, 8,12,000, तो ये आपका कितना आ गया 14,46,600, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट टोटल कितना आ जाएगा आपका, तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको आ जाएगा 10,63,27,200, ठीक है। क्या ऐड करना है 10,19,60,600, ठीक है, फिर 29,20, ठीक है, फिर देन हम लोग क्या ऐड करेंगे 14,46,600, तो ये आ गया आपका 10,63,27,200, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया प्राइम कॉस्ट निकल गया, ठीक है। तो इसी तरीके से नंबरिंग विल हेल्प, नंबरिंग से आपका क्या होगा फटाफट क्या हो गया 1 2 3 कैलकुलेट हो गया, प्राइम कॉस्ट तक आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा, फिर WIP करोगे, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिनिश गुड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका डन हो जाएगा कॉस्ट शीट। तो ये फ्लो क्या हो जाएगा आपका बैठ जाएगा अगर आप 1 2 3 4 करके याद करोगे, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ हमको क्या करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो कि क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, जो कि हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है जो हमारा फैक्ट्री पे लगता है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया स्टोर्स एंड स्पेस कितना है 1,12,000,
फिर आता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 56, ठीक है। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसमें ये 48 आ जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्टोर्स। फिर आता है इंश्योरेंस, ये दोनों क्या है, प्लांट रिलेटेड है, तो ये दोनों कहाँ आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा। एंड पोल्यूशन कंट्रोल, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। स्टोर्स, डेप्रिसिएशन, स्टोर्स, है ना। फिर हमारे पास है क्या, डेप्रिसिएशन। फिर हमारे पास क्या है, एक इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के पहले क्या था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। उसके बाद हमारे पास क्या है, फोर्थ में हमारे पास क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद हमारे पास इंश्योरेंस, ठीक है। तो अब एक एक करके क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट देखते जाएंगे। स्टोर्स का कितना कॉस्ट था, स्टोर्स का हमारे पास ये था 1,12,000, ठीक है। और डेप्रिसिएशन का 56, तो यहाँ पे आ जाएगा 112 और यहाँ पे 56। उसके बाद हमारे पास कितना कॉस्ट था, उसके बाद अगर हम लोग देखें, उसके बाद हमारा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में हमारा कितना कॉस्ट है, 48, करेक्ट। यहाँ पे क्या है 48। फिर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में हमारा दो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में हमारा दो इंश्योरेंस है, दिस ये वाला और ये वाला, 31,200 एंड 18,100, 31,200 और 18,100, ठीक है। इंश्योरेंस हो गया। अब उसके बाद क्या था, लास्ट कुछ पोल्यूशन कंट्रोल था, करेक्ट, ये वाला पोल्यूशन कंट्रोल 26,600, 26,600, ये आपका क्या हो जाएगा, पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। 112, फिर 56, फिर 48, फिर 31,200, देन 18,100 और 26,600। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। एक सेकेंड ना, इसमें मैंने डेप्रिसिएशन आपको नोट डाउन करवाया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग। तो ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे गलत ऐड कर दिया, ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं आएगा, ये ऑफिस बिल्डिंग का, ठीक है। तो इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। वहाँ पे हमने मार्क भी किया हुआ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट हमने क्या किया, ले लिया डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का समझते हुए। बट ये अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे फैक्ट्री लिखा हुआ है, इसलिए हमने क्या किया था, लास्ट में मार्क किया था कि इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडमिन जनरल में लेंगे, ठीक है। तो ये 56 नहीं आएगा, ठीक है। तो विच मीन्स 112 आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा, 31,200 प्लस 18,100 प्लस 26,600, तो ये आपका आ जाएगा 235,900। ये आपका कितना आ जाएगा, 235,900। तो ये आपका कितना दे देगा टोटल, 1063,27,200। तो ये आपका आ जाएगा 10,65,63,100। ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद सिंपल रहता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट से नेट में जाने के लिए हम लोग को किसका एडजस्टमेंट करना है, WIP, ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP, ठीक है। हमको किसका एडजस्टमेंट करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसका, WIP स्टॉक का, ठीक है। WIP को प्लस क्यों करेंगे, WIP ओपनिंग को प्लस करेंगे बिकॉज इस पे सबसे पहले आने के बाद हमने काम किया होगा, क्लोजिंग वाला बच गया होगा, तो उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड, विच इज 920 एंड 870, 920 एंड 870, ठीक है।
तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,66,13,100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी एक्सपेंसेस, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, वो क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कुछ है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में है, करेक्ट, ये हमने मार्क किया, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और कोई आइटम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हो? आंसर इज, नीचे भी एक एडजस्टमेंट है, अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज 86,000। तो दो तरीके हो, एक अगर रॉ मटेरियल का स्क्रैप होता है और एक हमारे फिनिश गुड्स का। तो फिनिश गुड्स का हम लोग को अगर फिनिश मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम हमारा स्क्रैप होता है, तो हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, वो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से एडजस्ट करते हैं। एंड रॉ मटेरियल में अगर हमारा स्क्रैप होगा तो वहाँ कहाँ से एडजस्ट करेंगे, डायरेक्ट रॉ मटेरियल से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, मतलब रॉ मटेरियल नहीं है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब कहाँ पे हुआ होगा, आप मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिड्यूस करना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा हमारा, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, फिर प्लस क्या हो जाएगा हमारा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कॉस्ट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे स्क्रैप, स्क्रैप ऑफ मटेरियल, स्क्रैप ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 19,600, और ये आ जाएगा 18,200, एंड स्क्रैप में हमको कितना मिला, 86,000। ठीक है, और कोई कॉस्ट है इसमें, और कोई कॉस्ट जो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है जो हमने मिस कर दिया? ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, करेक्ट। फिर उसके बाद ये प्राइमरी पैकेजिंग बचा कितना, 96,000। और कोई? द आंसर इज नो। तो प्राइमरी पैकेजिंग बचा हुआ है, तो प्लस क्या करेंगे, प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, बिकॉज प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 19,600 प्लस 18,200 माइनस 86,000 प्लस 96,000। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10,66,60,900। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पास हमारे पास क्या एडजस्टमेंट बचते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो एडजस्टमेंट बचते हैं, विच इज आपका फिनिश गुड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 870 नहीं, ओपनिंग स्टॉक 11 लाख, और यहाँ पे 11 लाख और 1820। ठीक है, विच मीन्स 11 लाख और 1820, तो माइनस हो जाएगा हमारा 1720। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10,59,40,900। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमको क्या करना है, दोनों जनरल नेचर वैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, एंड एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। आंसर में क्या आ जाएगा, एडमिन जनरल, जनरल, ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एडमिन जनरल में हमारे पास क्या क्या खर्चा है,
तो डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 56, ठीक है। मेंटेनेंस सेल्स ऑफिस कहाँ पे चला जाएगा, 18,000 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 56 हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा, 18,000, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। 18,000 हो गया, उसके बाद 56,000 हो गया, 1856 हो गया, उसके बाद हमारे पास कुछ है क्या, हाँ, फिर आ गया हमारा सैलरी, ठीक है। दोनों सैलरी, एक मार्केटिंग की सैलरी और एक जनरल सैलरी। तो जनरल वाला जनरल में चला जाएगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग में। तो 10-12 क्या हो जाएगा, मार्केटिंग में चला जाएगा, 10-12 वाला मार्केटिंग में चला जाएगा, एंड यहाँ पे 1256 वाला कहाँ पे चला जाएगा, एडमिन जनरल में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद नीचे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। नीचे में कौन से पॉइंट्स हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये किसके लिए, रीपैकेजिंग के लिए, तो रीपैकेजिंग के लिए ये 112 है, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हमने फीस पे किया, ये हमारा एडमिन में चला जाएगा। फिर हमने परफॉर्मेंस बोनस किया सेल्स को, तो इसमें से 2 सेल्स क्या है, विच इज़ 112 जो हमने रीपैकेजिंग किया है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो भी किसका है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो जाएगा। ये फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये आपका कहाँ पे चला जाएगा, ये आपका 220 जो अमाउंट है, ये आपका एडमिन में चला जाएगा, ठीक है। तो एडमिन में ये हो जाएगा प्लस 220, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस आपका, यहाँ पे हो जाएगा प्लस आपका 180, 180 और 112, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18,000 प्लस 1012 प्लस 180 प्लस 112। तो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा 1322, और ये हो जाएगा 1256 प्लस 56,000 प्लस 2,20,000। तो ये आपका हो जाएगा 153। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा, 1332 प्लस कर दो 1322 से, प्लस कर दो 1059 4900, तो 1087 94 900। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब क्या हमारे पास सेल रिलेटेड कुछ यहाँ पे दिया हुआ है क्या इन्फॉर्मेशन, द आंसर इज नहीं। हमारे पास लास्ट में क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स ही कैलकुलेट करना है। तो क्या हमने कैलकुलेट कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स, द आंसर इज यस। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये वाला कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो डन, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में आप मैसेज कर दो, या फिर टेलीग्राम में आपको ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है, मिल जाएगा, एंड ग्रुप ज्वाइन कर लो। एंड आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेरे पे नंबर इज़ 8962575015। मैं आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा आपके अगर कोई भी डाउट्स होंगे। एंड अगर आपको ये डेमो क्लासेस लेके अच्छा लग रहा होगा एंड आपको परचेज करना है, तो आप let's learn.in के वेबसाइट में आप जा सकते हो, वहाँ पे आप परचेज कर सकते हो। मेरा सोलो भी परचेज कर सकते हो, और ग्रुप 2 फ्रॉम लेट्स लर्न जिसमें अभिषेक सर और शुभम सर भी पढ़ाते हैं, आप पूरा ग्रुप भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हमारी लास्ट क्लास होगी इस पे क्या बोलते हैं आपका कॉस्ट शीट पे। उसके बाद हम लोग परसों से नया टॉपिक शुरू करेंगे, मटेरियल। तो इससे याद आया, मेरे को एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन में आप नोट कर लो। होमवर्क क्वेश्चन में आपका है, होमवर्क क्वेश्चन
होमवर्क क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 2 इजी है, क्वेश्चन 4 थोड़ा बड़ा है जैसे हमने किया है, उसमें कुछ नए एडजस्टमेंट है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आप कोशिश करो अपने से सॉल्व करने में, तो सो दैट कल जब हम लोग क्लास में समझेंगे आपको डबल क्लैरिटी मिलेगी उसमें, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।